गुड मॉर्निंग क्लास। मैं दिवाकर पांडे आप सभी का द इंजीनियर टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। आज लाइफ साइंस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। तो देखते हैं हम लोग ब्लड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि हम जो ब्लड की स्टडी कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं। ब्लड के अध्ययन को या स्टडी ऑफ ब्लड हमारा हिमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है क्लास? हिमेटोलॉजी। ब्लड के बारे में अगर बात करें कि ब्लड किस नेचर का है, क्या है, तो ब्लड एक लिक्विड है जो रेड कलर का। रेड कलर किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से। नेचर कैसा? एल्कलाइन, क्षारीय नेचर का। पीएच वैल्यू कितनी? 7.4। हम लोग जानते हैं कि 7 से अगर ऊपर होगा तो वो बेस नेचर का होता है, 7 से नीचे वो आपका एसिडिक हो जाता है। ब्लड सेल को हम लोग एक टिश्यू का नाम देते हैं जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब होता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। तो टिश्यू की बात हम यहाँ नहीं कर रहे, टिश्यू की बात हम लोग सेल वाले टॉपिक में करते हैं। आपको इतना याद रखना है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक। रेड कलर का संयोजी ऊतक, चिपचिपा, स्टिकी टाइप का और गाढ़ा। यहाँ से 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एक टिश्यू वाला पॉइंट और एक पीएच वाला वैल्यू। ये दोनों आपको हमेशा याद रखना है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है जो ब्लड सेल हैं, और दूसरा पीएच वैल्यू 7.4। स्टडी क्या कहलाती है? हिमेटोलॉजी। ब्लड के कंपोनेंट की बात करते हैं, ब्लड के घटक की। तो ब्लड के घटक यानी कि किससे मिलकर बना हुआ है, तो ब्लड मेनली 2 चीज़ों का बना है। पहला पार्ट इसका क्या है? प्लाज्मा, जो इसका लिक्विड पोर्शन है। दूसरा क्या है? ब्लड सेल्स, जो कोशिकाएं उसमें प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मा कितना % होता है? 55, और ब्लड सेल कितना होता है? 45। प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट है उसमें मेन चीज़ें क्या होती हैं? 3 मेन चीज़ें होती हैं। वाटर होता है, प्रोटीन होता है, और अदर थिंग्स होती हैं जैसे ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड। अगर हम वाटर की बात करें तो लगभग 90 से 92% तक तो वाटर ही होता है। प्रोटीन इसमें लगभग 7% के आसपास होती है। बाकी जो ग्लूकोज या यूरिया, यूरिक एसिड है वो 1% में होता है। प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं कि प्रोटीन कौन सी इसमें होगी, तो इसकी बात भी हम बता देते हैं आपको। एक प्रोटीन जो हमारी होती है उसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, दूसरा होता है एल्बुमिन, और थर्ड होता है ग्लोबुलिन। तो क्लास बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। जो प्रोटीन है 7% वो 3 होती हैं। एक फाइब्रिनोजन होता है, एक एल्बुमिन होता है, और एक ग्लोबुलिन होता है। यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो फाइब्रिनोजन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, खून का थक्का बनाने में मदद करती है। खून का थक्का बनाने में, तो खून का थक्का बनाने में हमारा कौन काम आता है? फाइब्रिनोजन आता है। ब्लड सेल की बात करते हैं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसको आगे देखते हैं। जब हम आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी का एक्चुअल नेम अगर आप फुल फॉर्म देखते हैं तो रेड ब्लड कार्पुसल्स कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पुसल्स। दूसरा नाम इसका होता है इरिथ्रोसाइट्स। तो कहीं पर भी अगर ये नाम भी लिख के आता है तो हम लोग समझेंगे आरबीसी की बात हो रही है, इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा नाम है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पुसल्स। वाइट ब्लड कार्पुसल्स का मतलब क्लास श्वेत रुधिर कणिकाएं, और इसका नाम क्या है हमारा? ल्यूकोसाइट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लेटलेट्स किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट से। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक पहला पॉइंट है जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा का अगर मतलब समझे तो अस्थि, लंबी हड्डियां ज्यादातर कौन? जांघ की हड्डी, और एक मेरुरज्जु। तो अस्थि मज्जा हमारी मुख्यतः जांघ की हड्डी में और मेरुरज्जु में प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं। तो अस्थि के अंदर वो पोर्शन होगा, वहाँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। जैसा आप देख रहे हैं कि तीनों का निर्माण वहीं से हो रहा है। कहाँ से? बोन मैरो से। तो ध्यान रखना है। बोन मैरो की भी अगर बात करेंगे तो बोन मैरो 2 प्रकार के होते हैं, एक रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो भी आपके इसमें आते हैं। अच्छा, ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड मीनिंग होता है जहां पर जाकर के डेथ होती है। तो ग्रेवयार्ड मतलब स्प्लेन, और लीवर भी कहा जाता है, लेकिन स्प्लेन मेजर होता है, लीवर जो होता है वो माइनर होता है। ये मेजर, ये माइनर, ध्यान रखना है। मेन पोर्शन स्प्लीन है, प्लीहा, ये अमाशय के पास होती है, स्टमक के पास आपका। तो स्प्लीन और लीवर माइनर होती है। डब्ल्यूबीसी वैसे तो हमें रोगों से बचाने का काम करती है। जब बाहर से कोई अटैक होता है, जीवाणु या वायरस वगैरह अटैक करते हैं, तो हमारी डब्ल्यूबीसी उनसे लड़ती है
और उनको नष्ट करने का काम करती है। तो डेथ तो कहीं भी पॉसिबल है, लेकिन अगर बताया जाए कि ग्रेवयार्ड एक्चुअल में कहाँ जाके उनकी डेथ होनी है तो वो स्प्लीन है। अगर वो नहीं मरे तो स्प्लीन में जाकर के डेथ हो जाएगी। थ्रोम्बोसाइट की बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो इसका भी आपका डेथ प्लेस क्या माना जाता है? स्प्लीन ही माना जाता है। लाइफ साइकिल क्या है? जीवन काल कितना है इनका? तो मैक्सिमम तो 120 दिन है, 120 डेज तक मैक्सिमम जीती हैं। तो 20 से लेकर 120 दिन आपका ये बोला जाता है। ल्यूकोसाइट का 3 to 5 है और थ्रोम्बोसाइट का आपका क्या है? 5 to 10 डेज। यानी सबसे ज़्यादा जीवन काल किसका होता है? आरबीसी का। सबसे कम किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का। तीसरा पॉइंट है अमाउंट का। सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है? अगर हम देखें पर mm³ में 45 to 55 लाख कौन है? आरबीसी। जबकि डब्ल्यूबीसी कितना है? 5000 to 10,000 और 3 to 5 लाख। सबसे कम कौन है? डब्ल्यूबीसी। सबसे ज़्यादा कौन है? आरबीसी। आपको पता होगा जब मरीज को डेंगू का रोग लगता है या डेंगू का पेशेंट होता है तो उसमें प्लेटलेट्स की काउंटिंग बहुत तेज़ी से गिरने लगती है। तो एक संख्या जो 3 से 5 लाख होनी चाहिए वो बहुत नीचे आ जाती है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो जो मैच्योर्ड आरबीसी होती हैं, मैच्योर्ड, उन मैच्योर्ड आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट माना जाता है, केंद्रक, जबकि डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है और प्लेटलेट्स में भी एब्सेंट होता है। एक बात और ध्यान रखनी है क्लास, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके मैच्योर्ड आरबीसी में भी न्यूक्लियस होता है। नाम ऊंट और लामा, दो होते हैं जिनमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कौन सा? ऊंट, कैमल और लामा। तो इनके आरबीसी में केंद्रक प्रेजेंट होता है, यह आपको ध्यान रखना है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या देखा गया है? आरबीसी का मुख्य काम होता है ब्लड के अंदर सप्लाई कराना किसका? O2 और CO2 का। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ मिलता है जो O2 को अपने साथ बॉन्डिंग में रखता है और जिस कोशिका को O2 या CO2 की जरूरत पड़ती है वो O2 को वहां तक पहुंचा देता है। तो इसका मुख्य काम होता है ब्लड के अंदर O2 और CO2 का क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। ल्यूकोसाइट, जैसा कि पहले भी बात हुई कि डब्ल्यूबीसी बीमारी से बचाने के लिए होता है, यानी कि जो बाहर से अटैक होता है जीवाणुओं या विषाणुओं या कवकों का, उनको नष्ट करने का काम हमारा कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। तो इससे हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहती है, रोगों से लड़ने की क्षमता। प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो ये खून का थक्का बनाने में मदद करता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का। तो ध्यान रखना है ये खून का थक्का बनाने में मदद करता है। तो बहुत सिंपल से पॉइंट थे क्लास। अब एक और पॉइंट है, जैसे हमारा प्लाज्मा नाम होता है तो प्लाज्मा में सब चीज प्रेजेंट है, लेकिन एक लिक्विड आपका बोला जाता है लिम्फ फ्लूइड, लसिका नाम से। ये कलरलेस लिक्विड होगा, रंगहीन। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होती। तो हम बोलते हैं कि लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें आरबीसी एब्सेंट होगा और प्रेजेंट क्या होता है इसमें? लिम्फोसाइट्स, यानी डब्ल्यूबीसी वाला पॉइंट इसमें प्रेजेंट रहता है, यानी कि कलरलेस हो गया क्योंकि आरबीसी है नहीं। सीरम की बात करते हैं अगर, तो सीरम क्या कहा जाता है? इसमें प्रोटीन की एब्सेंस होती है। कौन सी प्रोटीन? प्लाज्मा प्रोटीन। जैसा हमने आज शुरुआत में बताया, प्लाज्मा प्रोटीन की अगर आप बात करें फाइब्रिनोजन, तो वो यहां पे क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो ये बात हम लोगों ने की। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्लास के नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। ब्लड के कंपोनेंट की बात करें तो प्लाज्मा और ब्लड सेल, प्लाज्मा कितने %? प्लाज्मा 55, ब्लड सेल 45। कौन सी प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है? आंसर है फाइब्रिनोजन। ब्लड सेल्स कहां बनती हैं, कहां निर्माण होता है? आंसर है बोन मैरो। कहां जाकर इनकी डेथ होती है? स्प्लेन। आरबीसी का मुख्य काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। ब्लड का पीएच 7.4। चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा सा इसी में और डिस्कशन करते हैं। जैसे आरबीसी के बारे में बात कर रहे थे तो पहले हम लोग आरबीसी के बारे में देखते हैं, रेड ब्लड कार्पुसल्स। अब रेड ब्लड कार्पुसल्स के बारे में अगर क्लास देखा जाए तो एक पदार्थ इसमें रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हम लोग इसको HB से डिनोट करेंगे। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होगा। हीमोग्लोबिन, अगर इस हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो इस हीमोग्लोबिन में जो हीम वाला वर्ड है आयरन, और जो ग्लोबिन इधर पॉइंट होगा वो आपका प्रोटीन को डिफाइन करेगा। क्लियर? इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही
हमारा जो आरबीसी प्रेजेंट है उसकी वजह से ब्लड का कलर लाल होता है। ओके क्लास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो रही है आपको, तो एक रोग जिसको बोलते हैं थैलासीमिया, क्या बोलते हैं क्लास? थैलासीमिया। और थैलासीमिया रोग हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल अमाउंट अगर हम मनुष्यों में देखें तो नॉर्मल अमाउंट हीमोग्लोबिन का कितना बताया गया? 12 to 14 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ ब्लड। तो 12 to 14 ग्राम पुरुषों के लिए 14 ग्राम का लिमिट रहता है, 14 to 15 के आसपास होगा। तो ये इसके हीमोग्लोबिन का नॉर्मल अमाउंट यहाँ पे बताया जाता है। हीमोग्लोबिन की अफिनिटी या बंधुता किसके प्रति ज्यादा होती है? किसके प्रति ज्यादा होती है? आंसर है CO। कई बार पेपर में क्वेश्चन किया जा चुका है, CPO, CGL, इवन PCS के क्वेश्चन में भी आपका आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा जो अफिनिटी है वो ये। इस अफिनिटी का मतलब क्या होता है? जैसा हम जानते हैं कि आरबीसी का मुख्य काम होता है O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि जब भी O2 आएगा तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा। लेकिन अगर ब्लड में CO प्रेजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है, तो ये O2 की जगह CO को कंबाइन करेगा। मतलब जहां जहां कोशिकाओं को O2 देना चाहिए वहां क्या पहुंचेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचेगा। प्रॉब्लम, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए देखा जाता है कि ऐसी जगहों पे कम ही जाया जाए जहां पर CO की मात्रा ज़्यादा हो, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड में फिर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी और कोशिकाएं आपकी शिथिल पड़ जाएंगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो हीमोग्लोबिन की जो अफिनिटी है वो आपके CO के प्रति ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखना है क्लास, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो आपका O2 को करता है। तो एक रिएक्शन अगर दिखाएं तो Hb प्लस O2 ये रिएक्शन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये पदार्थ होता है जो लाल रंग का होगा। इस वजह से ही रेड कलर आता है ब्लड का, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने की वजह से। Hb का एक अणु O2 के 4 अणु को कंबाइन करता है। एक Hb का अणु 1 ग्राम अगर बात करते हैं तो 1 ग्राम Hb की अगर बात करें तो लगभग आपके कुछ ml जो O2 का है वो कर लेता है, यानी कि वो 4 अणुओं को अपने साथ बाइंड कर लेता है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड हमारे पॉइंट है। पहला, कमी से रोग कौन सा? थैलासीमिया। दूसरा, कितना अमाउंट? 12 to 14 ग्राम। तीसरा, अफिनिटी किसके प्रति? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है CO के प्रति। अगली बात करते हैं कि ब्लड का नॉर्मल अमाउंट, ब्लड की बात हो रही है, अब केवल हीमोग्लोबिन की बात नहीं हो रही। ब्लड का नॉर्मल अमाउंट इन एडल्ट पर्सन, एडल्ट पर्सन में कितना अमाउंट होता है? तो आंसर है 5 to 6 लीटर। 7 to 9% ऑफ बॉडी वेट। किसी व्यक्ति का जितना बॉडी वेट होगा उसका 7 से 9% आपका ब्लड होता है। यानी कोई व्यक्ति अगर 70 kg का है तो 70 kg का मिनिमम निकाल लीजिए, लगभग 5 लीटर के आसपास आएगा। और अगर आप मैक्सिमम देखते हैं तो 70 kg का पर्सन है तो 9% 70 kg का निकाल लीजिए, 9 सत्ते 63, लगभग 6 लीटर का। तो 7 से 9% के बीच वेरी करता है बॉडी वेट। उसी हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम कहां तक होना चाहिए। अगली बात, भ्रूणावस्था में एम्ब्रॉयनिक फेज। भ्रूणावस्था में आरबीसी या ब्लड का निर्माण लीवर और स्प्लीन में होता है। लीवर एंड स्प्लीन में।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, ध्यान रखना है आपको कि जो भ्रूणावस्था होती है, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, एम्ब्रॉयनिक फेज माँ के गर्भ में है, उस दौरान बोन मैरो में ब्लड नहीं बनता, तो उस दौरान ब्लड का निर्माण कहाँ देखने को मिलता है? लीवर और स्प्लीन में। तो मुख्य पार्ट आपका लीवर और स्प्लीन होते हैं भ्रूणावस्था के केस में। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपके माइंड में हमेशा बना के रखना है क्लास। अगला, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। तो ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको कहते हैं? प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन, प्लीहा को ध्यान रखना है क्लास। ब्लड की कमी से रोग कौन सा? तो ब्लड की कमी से रोग जो होता है, एक तो आपका हो गया कौन सा? अनीमिया, दूसरा हीमोफीलिया, थर्ड थैलासीमिया। अगर हम यहां बात करते हैं अनीमिया की, अगर बात करते हैं तो अनीमिया में अगर हम लोग देखें तो अनीमिया में क्या होता है? खून की कमी होना। अनीमिया मतलब खून की कमी, और खून की कमी किसकी वजह से होगा? आयरन की कमी होने से, आयरन की कमी से। तो आयरन की कमी से होगा तो इसका मतलब आरबीसी पे प्रभाव पड़ेगा। आयरन अगर कम हो रहा है तो आरबीसी पे प्रभाव पड़ेगा, जो हीमोग्लोबिन वाला पार्ट है। तो यहाँ से वो खून की कमी होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी, तो अनीमिया जैसा रोग आपको देखने को मिलता है। दूसरा क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? खून का थक्का नहीं बनता, खून का थक्का नहीं बनता। तो खून का थक्का नहीं बनता इसमें। और क्लास ध्यान रखना है, ये दोनों आनुवंशिक रोग हैं, हीमोफीलिया और थैलासीमिया आनुवंशिक, जेनेटिक डिजीज, हेरेडिटिक डिजीज, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाले रोग हैं ये, आनुवंशिक दोनों। थैलासीमिया की बात करते हैं तो जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, हीमोग्लोबिन की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी से। अच्छा, एक और होगा जिसको बोलते हैं ल्यूकीमिया। अच्छा, ल्यूकीमिया क्या है? तो हम लोग जनरल भाषा में इसे कहते हैं ब्लड कैंसर। WBC की इंक्रीज होने से ये जो ल्यूकीमिया रोग होता है ये ब्लड कैंसर कहलाता है। इसमें WBC की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ने लगती है अपने नॉर्मल अमाउंट से। तो जो 5 से 10 हज़ार दिखने को मिलता है ये उससे भी ऊपर निकल जाता है क्लास। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट था हमारा ब्लड के लिए, जो हमारा आरबीसी वगैरह है, ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें एक बात और कर लेते हैं हम लोग, WBC के बारे में कर लेते हैं क्लास। तो आरबीसी का जो पॉइंट था हीमोग्लोबिन वाला वो तो कंप्लीट हुआ। एक और पार्ट की बात कर लेते हैं, WBC काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पर उसमें टाइप्स के बारे में भी देखेंगे, WBC में टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं WBC में, पूरा नाम क्या था इसका? वाइट ब्लड कार्पुसल्स, वाइट ब्लड कार्पुसल्स। और वाइट ब्लड कार्पुसल्स यानी कि आपका ल्यूकीमिया भी कहलाता है। अगर हम इसमें बात करते हैं टाइप कितने होते हैं, तो ये मुख्यतः 2 प्रकार से बताया जाता है। एक पार्ट कहा जाता है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा कहा जाता है अग्रेनुलोसाइट्स। कणिकामय, अकणिकामय। इसमें कौन आता है? न्यूट्रोफिल, दूसरा इओसिनोफिल, थर्ड बेसोफिल। यहां कौन आएगा? मोनोसाइट्स, दूसरा लिम्फोसाइट्स। तो WBC की जब हम लोग बात करते हैं तो WBC के मुख्यतः 2 पार्ट बताए गए हैं क्लास। पहला कौन सा? ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट में 3 नाम है, रटना है, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चंस पूछता है, क्या पूछेगा? 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, बताइए इसमें से कौन आरबीसी है। तो अब आपको आरबीसी वर्ड नहीं होगा, वहां नाम क्या होगा? एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, और इनमें से भी कोई एक नाम हो सकता है। इसलिए आपको याद करना है 5 नाम WBC के। बोलिए, पहला नाम न्यूट्रोफिल, दूसरा इओसिनोफिल, तीसरा बेसोफिल, चौथा मोनोसाइट, 5वां लिम्फोसाइट। इनकी बात हम लोग करते हैं। अब इसको अगर समझते हैं तो सबसे पहले बता दें, सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो
न्यूट्रोफिल की होती है सबसे ज़्यादा, लगभग 62% के आसपास आपका न्यूट्रोफिल होता है। सबसे कम कौन होता है? बेसोफिल। सबसे कम कौन? बेसोफिल। दूसरी बात, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स पैथोजन को नष्ट करने का काम करते हैं। अब पैथोजन क्या होता है? रोगोत्पादक। अब रोगोत्पादक की बात करें अगर, तो जीवाणु जो बाहर से आने वाले हैं, इन्वेडर्स, विषाणु, ये लोग। मतलब बिल्कुल सिंपल है क्लास। बाहर से जो हमारे शरीर पे अटैक करते हैं पैथोजन्स, रोगोत्पादक, उनको नष्ट करने का काम हमारा न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का होता है। यहां पर भक्षकाणु वर्ड भी आता है। एक वर्ड होता है कि हम लोग इनको क्या बोलते हैं? भक्षकाणु, भक्षण करने वाले, तो ये नाम भी इनको दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ओके क्लास, नेक्स्ट। अब अगर हम बात करते हैं इओसिनोफिल की, देखिए दूसरा जो इसमें दिया गया है इओसिनोफिल, ये शरीर को संवेदनशील का मतलब होता है सेंसिटिव बनाना किसी के प्रति, ताकि आपको संवेदना होती रहे, अनुभव हो। अगर व्यक्ति में इओसिनोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ने पर सिनोफिलिया रोग, इओसिनोफिलिया, ये एक रोग हो जाएगा जिसमें आप बहुत संवेदनशील हो जाएंगे। किसके प्रति? धूल के प्रति, सनलाइट के प्रति, सर्दी के प्रति, मौसम अगर जरा भी चेंज होता है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। उसी में आपका ये इओसिनोफिल जो बढ़ने पर होता है। तीसरा जो है बेसोफिल, जो पार्ट बात करते हैं, तो बेसोफिल में हिपेरिन होता है। इसमें एक हिपेरिन होता है जो ब्लड के फ्लो को बनाए रखने में मदद करता है, बनाए रखने में मदद करता है। अगर हम यहां बात करते हैं लिम्फोसाइट की, वेरी इंपॉर्टेंट, लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं, एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं, ध्यान रखना है क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, समझिएगा जरा। एक क्वेश्चन पूछा गया, पुलिसमैन ऑफ बॉडी किसे कहते हैं? पुलिसमैन ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है? आंसर है WBC। पुलिसमैन ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है? तो हम कहते हैं WBC। अब पुलिसमैन बोला गया तो पुलिसमैन का काम क्या होता है? हम पूरे सिस्टम को अगर समझे पुलिसमैन में, तो कांस्टेबल है, ऊपर दरोगा है, दरोगा से ऊपर चलिएगा, पूरा सिस्टम बना है, SP होगा, तो सब कुछ है। उसी तरीके से WBC में भी ऐसा है। ये जो 5 लोग हैं, ये लोग एक पुलिसमैन की तरह काम करते हैं। सबको अपना अपना वर्क डिसाइड होगा और सब अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। समझिएगा जरा, जैसे हम कहते हैं जो स्टार्टिंग है डायल पुलिस या मोबाइल पुलिस कहते हैं, हम कहते हैं डायल पुलिस। तो जो डायल पुलिस होगा, डायल पुलिस जो जिसको हम लोग डायल करते हैं, जो इस समय 112 यूपी में अगर देखें तो डायल पुलिस हो गया, पहले 100। तो डायल पुलिस कौन है हमारा? डायल पुलिस 2 लोग हैं, एक कौन? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। डायल पुलिस का काम क्या होगा? मूविंग पुलिस। जैसे ही आपके एरिया में या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप इन्हीं से संपर्क करते हैं। भाई सीधे आप SP के पास तो नहीं जाएंगे, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? डायल करना नंबर, हमारे यहाँ ये हो गया है, कृपया आ जाइए। तो ये पुलिस वहां पहुंचती है। मीनिंग हमारे शरीर पे जैसे ही जीवाणु का अटैक होगा, पैथोजेंस का, कहीं से भी घाव लगा, वहां से जीवाणु एंटर हो गए, अगर ये पूरा कंप्लीट है तो जीवाणु नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पसीना होगा और अम्लीय सतह होगी, वो बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं घाव बना हुआ है, कटा है कुछ भी और खुला है, तो वहां जीवाणुओं का अटैक हो सकता है। तो जैसे ही वहां अटैक होगा, बाहर से जैसे कोई आएगा, ये दोनों वहां पहुंच जाएंगे और ये पुलिस तुरंत पूछेगी भैया कहां?
कहाँ से आए आप लोग? अभी तक तो हमने आपको नहीं देखा। आप हमारे घर में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी आप कर देंगे। तो जितनी इनके पास ताकत होगी उसके हिसाब से वो उसको भक्षण करने का काम, नष्ट करने का काम करते हैं। वही हमने कहा था न्यूट्रोफिल और जो मोनोसाइट की बात हो रही है, ये मोनोसाइट, ये दोनों वही, तो ये आपका पैथोजन को नष्ट करने का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ताकतवर जीवाणु या विषाणु होंगे जो बस की बात नहीं होती, तो कोई बड़ा अधिकारी इनको देखेगा, मतलब इनसे ऊपर का। तो अब डायल 100 पुलिस है, उसके बस की बात नहीं है, तो आप दरोगा के पास जाएंगे या समथिंग किसी के पास जाएंगे। तो अब ताकतवर में अगर देखें तो लिम्फोसाइट, कौन ताकतवर है? लिम्फोसाइट्स, ये होते हैं ताकतवर। लिम्फोसाइट में दो होते हैं, कौन होते हैं क्लास? दो होते हैं। एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में दो बोले जाते हैं, एक टी लिम्फोसाइट कहा जाता है और दूसरा बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो इसमें से भी अगर हम लोग देखते हैं तो एक दरोगा समझ लीजिए। अब बहुत सिंपल सी बात है, इसको मान लेते हैं दरोगा और इसको मान लेते हैं एसपी। अब आपसे एक क्वेश्चन है, क्या कौन ताकतवर है? टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट? हर कोई आंसर दे सकता है। भाई ताकतवर कौन होगा? टी लिम्फोसाइट। यानी हमारा सबसे ताकतवर इसमें टी लिम्फोसाइट हो गया। तो टी लिम्फोसाइट चेक करता है कि कौन आया। अगर वो इनसे नहीं बस की बात है, ये लोग नहीं नष्ट कर पा रहे, तो टी लिम्फोसाइट उनको देखेगा और उनको नष्ट कर देगा। एंटीबॉडीज बनाने का काम इसी का होता है। टी का मतलब क्या होता है? तो अगर टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं हम लोग, तो टी लिम्फोसाइट का मतलब होता है थाइमस। थाइमस में लिम्फोसाइट, तो थाइमस में लिम्फोसाइट्स। थाइमस एक ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि जो चेस्ट में होती है और उम्र बढ़ने पर नष्ट होने लगती है। देखिए बहुत सिंपल है। टी लिम्फोसाइट मतलब थाइमस ग्रंथि जो हमारी चेस्ट में होती है, यहां पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और ये काफी ताकतवर मानी जाती हैं, जो हमें बीमारी से बचाने का काम करते हैं। लेकिन एक ड्रॉबैक क्या है, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ने लगती है तो ये लिम्फोसाइट्स की संख्या कम होने लगती है। क्यों? ग्रंथि नष्ट होने लगती है और यही आपको बचाने वाले हैं। इसका मतलब कि उम्र बढ़ने पर व्यक्ति को रोग जल्दी होगा और वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो लड़ने की क्षमता है उसकी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये पॉइंट यहां से देखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन भी पूछा गया, व्यक्ति की उम्र बढ़ने पर कौन सी ग्रंथि नष्ट होने लगती है? तो व्यक्ति की उम्र बढ़ने पर थाइमस ग्रंथि नष्ट होने लगती है। ध्यान रखना है आपको। बी लिम्फोसाइट की अगर बात करें तो बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो से रिलेटेड है। किससे? बोन मैरो। बी का मतलब हो गया बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स, बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स। तो ये एक पॉइंट आपको दिया गया। बाकी पॉइंट्स हम लोग बात कर चुके हैं। इओसिनोफिल संवेदनशील करता है, बेसोफिल में एक हिपैरिन नामक पदार्थ उपस्थित रहता है जो क्लॉटिंग होने से बचाता है, अर्ली क्लॉटिंग नहीं होने देता। तो ध्यान रखना है क्लास, ये बहुत सिंपल सी बात है। यानी कि शरीर का पुलिसमैन किसको बोलते हैं? WBC को बोलते हैं। ओके, एंटीबॉडीज बनाने का काम मुख्यतः किसका होता है? लिम्फोसाइट का होता है। लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स। ओके, तो आज हमने एक बेसिक पॉइंट्स की बात की क्लास। हमने देखा कि ब्लड जो लिक्विड था उसके घटक क्या थे, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह थी। इसमें हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में भी बात की, जो भी संख्या वगैरह थी। नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू क्लास।